नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंशिका और टॉप 10 खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर अलग थलग कर दिया है। फ्रांस के दौरे पर गए पीएम मोदी ने बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल की है। ये पीएम की कूटनीतिक जीत का ही असर है कि फ्रांस ने कश्मीर पर पाकिस्तान को लताड़ लगाई है। आपसी मसले को आपसी बातचीत से सुलझाने की भी नसीहत दी है। पाकिस्तान पर हिंदुस्तान की एक और कूटनीतिक जीत। कश्मीर पर भारत को मिला फ्रांस का साथ। कश्मीर पर पाकिस्तान को फ्रांस की नसीहत। कश्मीर मुद्दे पर पाखंड करने वाले पाकिस्तान को एक और करारा झटका लगा है। आपसी मसले को दुनिया के सामने उछालने की पैंतरेबाजी करने वाले पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान की बोलती एक बार फिर बंद हो गई है। हमने कश्मीर के बारे में बातचीत की। प्रधानमंत्री जी ने मुझे कश्मीर के बारे में सब कुछ बताया कि जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में उन्होंने मुझे समझाया और मैंने उनको कहा कि ये पाकिस्तान और भारत को मिलकर ही इसका निर्णय इसका कुछ नतीजा निकालना है और हम चाहेंगे कि कोई भी इसमें तीसरा आदमी इसमें इस हालात में कोई मुद्दों को खराब ना करे। कश्मीर पर नापाक पाकिस्तान को फ्रांस की नसीहत मोदी सरकार के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत है। पेरिस में भारत और फ्रांस की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान का आपसी मसला है और आपसी बातचीत में ही इसे सुलझाना चाहिए। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति कश्मीर पर नापाक चाल चलने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी बात करेंगे। दुनिया भर में कश्मीर पर कटोरा लेकर घूमने वाले पाकिस्तान के हुक्मरान को वो सिखाएंगे कि इसका हल कैसे निकालना चाहिए। कुछ दिनों बाद मैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ भी बातचीत करूंगा ताकि हम उनको भी यही कहें कि ये बात इस मुद्दे पर जो है वो द्विपक्षीय तौर पे ही बातचीत होनी चाहिए। भारत की नीति के सामने पस्त पाकिस्तान लगातार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की साजिश रच रहा है। यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान की इसी साजिश का पर्दाफाश हो गया था। आपको बता दें कि यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान और चीन ने पूरा जोर लगाया था कि कश्मीर पर यूएन दखल दे, लेकिन भारत की दलीलों के आगे न पाकिस्तान की पैंतरेबाजी टिकी और न चीन की चालबाजी। बंद कमरे में भी फ्रांस भारत के साथ था और अब फ्रांस ने सरेआम पाकिस्तान को लताड़ लगाई है और बातचीत से कश्मीर मसले को सुलझाने की नसीहत दी है। पेरिस में पीएम मोदी ने न सिर्फ कश्मीर पर बल्कि आतंकवाद पर भी पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। हम दोनों देशों को आतंकवाद और रेडिकलाइजेशन का लगातार सामना करना पड़ रहा है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुकाबला करने में हमें फ्रांस का बहुमूल्य समर्थन और सहयोग मिला है। इसके लिए हम प्रेसिडेंट मैक्रों का धन्यवाद देते हैं। हमने सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म पर सहयोग को व्यापक बनाने का इरादा किया है। आतंकवाद पर भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है बल्कि पुलवामा हमले पर फ्रांस की सहानुभूति भी हासिल कर ली है। तो फरवरी में जो पुलवामा में जो भी अटैक हुआ था उसके लिए हमने अपनी सहानुभूति जताई है और हम ये कहेंगे कि हम आतंकवाद पे भी एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। जाहिर है G7 की बैठक में फ्रांस गए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को डबल झटका दिया है। कश्मीर पर पाकिस्तान की नापाक नीयत को सरेआम कर दिया है और फ्रांस के साथ मिलकर आतंकवाद के खात्मे का ऐलान भी कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पेरिस में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बात की। इसके बाद दोनों देशों ने एक साझा बयान जारी किया। पीएम मोदी ने साझा बयान में कहा कि दोनों देश आतंकवाद का मिलकर मुकाबला करेंगे क्योंकि दोनों देशों के बीच की दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं टिकी है। भारत और फ्रांस की मजबूत होती दोस्ती की ये नई तस्वीर है। पीएम मोदी ने हाथ बढ़ाया। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों भी गर्मजोशी के साथ आगे आए। दोनों गले मिले, एक दूसरे की पीठ थपथपाई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्ती की नई इबारत लिखी जा रही थी। वैसे दोनों देशों की दोस्ती का दम पीएम मोदी के पेरिस एयरपोर्ट पहुंचते ही दिखने लगा था, जब चार्ल्स द ग्लाउन एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत पे भारतीय मूल के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था।
हाथ में तिरंगा और दिल में देश प्रेम की भावना के साथ भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जमकर स्वागत किया। एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत के बाद पीएम फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो से मिले। मोदी और मैक्रो की मुलाकात की एक एक तस्वीर मजबूत होती दोस्ती की कहानी को बयां कर रही थी। फ्रांस के साथ भारत की दोस्ती कितनी पुरानी है, कितनी गहरी और किन मजबूत सिद्धांतों पर टिकी है, पीएम मोदी ने खुद अपने भाषण के दौरान बताया। भारत और फ्रांस के बीच संबंध सैकड़ों साल पुराना है। हमारी दोस्ती किसी स्वार्थ पर नहीं, बल्कि लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के ठोस आदर्शों पर टिकी। भारत और फ्रांस की दोस्ती का सबसे नया और पक्का सबूत है राफेल विमान सौदा। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि अगले महीने भारत को पहला राफेल विमान मिल जाएगा। फ्रांस के साथ हुए न्यू जनरेशन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का भी पीएम ने जिक्र किया। 36 राफेल में से पहला विमान अगले महीने भारत को सौंपा जाएगा। हम टेक्नोलॉजी और को प्रोडक्शन में सहयोग को बढ़ाएंगे। फ्रांस पहला देश है जिसके साथ हमने न्यू जनरेशन सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया है। राफेल पर पीएम मोदी के ऐलान पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी मोहर लगा दी। आप जानते हैं कि पहला जो राफेल का जो विमान है वो अगले महीने भारत पहुंच जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। फ्रांस में पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी अपना रुख साफ कर दिया। पीएम ने कहा कि भारत और फ्रांस दोनों देश लगातार आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, साइबर सुरक्षा समेत कई चुनौतियों पर भी पीएम मोदी ने चिंता जताई और मिलकर समाधान करने का प्रण लिया। आतंकवाद, क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी के समावेशी विकास की चुनौतियों का सामना करने के लिए फ्रांस और भारत एक साथ मजबूती से खड़े हैं। फ्रांस के साथ दोस्ती की नई इबारत लिखने के बाद पीएम मोदी संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का ऐतिहासिक दौरा करेंगे। टीम न्यूज नेशन। उधर बढ़ते हैं आगे। अब बात नीरव मोदी की। आपको बता दें कि पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। लंदन के वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने उसकी हिरासत को 19 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। 13,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी नीरव मोदी को मार्च में गिरफ्तार किया गया था। भगोड़े नीरव मोदी की बढ़ी परेशानी। 19 सितंबर तक बढ़ी नीरव की हिरासत। 4 बार खारिज हो चुकी है जमानत याचिका। पीएनबी घोटाले के मास्टरमाइंड भगोड़े नीरव मोदी के लिए गुरुवार का दिन एक बार फिर निराशा भरा रहा। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने एक बार फिर उसकी हिरासत की अवधि बढ़ा दी। गिरफ्तारी के बाद वीडियो लिंक के जरिए वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी की ये दूसरी पेशी थी। नीरव मोदी को उम्मीद थी कि इस बार उसे अदालत से राहत मिल जाएगी, लेकिन अदालत ने उसकी सभी दलीलों को खारिज करते हुए उसकी हिरासत को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। नीरव मोदी की जमानत याचिका भी 4 बार खारिज हो चुकी है। ऐसे में उसे अदालत से जल्द राहत मिलने की उम्मीद काफी कम हो गई है। गुरुवार को वेस्टमिंस्टर कोर्ट में नीरव मोदी की पेशी जज टैन इकराम की अदालत में हुई। ये पेशी वीडियो लिंक के जरिए हुई। फिलहाल नीरव मोदी को लंदन के बैंड्सवर्थ जेल में रखा गया है। पेशी के दौरान नीरव मोदी ने राहत की मांग की, जबकि अभियोजन पक्ष ने हिरासत बढ़ाने की मांग की, जिसके बाद जज टैन इकराम ने हिरासत को 4 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। अब 19 सितंबर को नीरव मोदी की फिर से अदालत में पेशी होगी। आपको बता दें कि भारत सरकार भी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए कोशिश कर रही है। ऐसा माना जा रहा था कि कोर्ट गुरुवार को ही प्रत्यर्पण की सुनवाई का शेड्यूल भी तय कर देगा, लेकिन अब अगली सुनवाई में ऐसा होने की उम्मीद की जा रही है। टीम न्यूज नेशन। उधर एमएनएस नेता राज ठाकरे से गुरुवार को कोहिनूर इमारत मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ का सामना उन्होंने किया। सुबह 11:15 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे राज ठाकरे से जांच अधिकारियों ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान एमएनएस कार्यकर्ताओं की ओर से हंगामा होने की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए थे और कई जगहों पर धारा 144 भी लगाई गई थी। कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच एमएनएस नेता राज ठाकरे सुबह करीब 11:15 बजे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे। उनके साथ उनकी बेटी और बेटा भी ईडी के दफ्तर तक गए। हालांकि दफ्तर के अंदर अकेले राज ठाकरे ही गए, जहां अधिकारियों ने लगातार 9 घंटे तक उनसे कोहिनूर इमारत मामले और IL&FS मामले को लेकर पूछताछ की। दरअसल ये पूरा मामला कोहिनूर CTNL इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी में निवेश का है। वित्तीय संस्थान IL&FS ने कंपनी में 450 करोड़ का निवेश किया था। अब ईडी इसमें कर्ज से जुड़ी कथित गड़बड़ी की जांच कर रही है।
बताया जा रहा है कि कोहिनूर मिल्स नंबर 3 के लिए उन्मेष जोशी, राजन शिरोडकर, राज ठाकरे ने मिलकर जमीन खरीदी। ये जमीन कोहिनूर CTNL बनाकर खरीदी गई थी। उन्मेष जोशी शिवसेना नेता मनोहर जोशी के बेटे हैं। मिल की जमीन पर कोहिनूर स्क्वायर नाम का टावर बना है। फाइनेंस कंपनी आइलैंड एफएस ने इसमें 225 करोड़ रुपए का निवेश किया था। 2008 में आइलैंड एफएस को बहुत नुकसान हुआ, जिसके बाद आइलैंड एफएस ने अपने शेयर्स को महज 90 करोड़ में सरेंडर कर दिया। राज ठाकरे भी 2008 में ही कंसोर्टियम से बाहर निकल गए। आरोप है कि बड़ा नुकसान होने के बावजूद आइलैंड एफएस ने कोहिनूर CTNL को एडवांस लोन दिया। कोहिनूर CTNL पर लोन नहीं चुकाने का आरोप है। मामले का खुलासा होने के बाद अब एनफोर्समेंट डायरेक्टर इस मामले की जांच कर रहा है और इसी सिलसिले में राज ठाकरे को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। टीम न्यूज़ नेशन। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर BHU में निर्माणाधीन 430 बेड के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया। समीक्षा बैठक के बाद CM योगी ने काल भैरव मंदिर में आरती भी की। काल भैरव मंदिर में दर्शन पूजन के बाद उन्होंने काशी विश्वनाथ में विशेष पूजा अर्चना की। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ CM योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक कर रहे थे और साथ ही साथ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की। वहीं बाबा विश्वनाथ के दर पर भी पहुंचे, यहां पर उन्होंने मत्था टेका और पूजा अर्चना की। और न्यूज़ नेशन संवाददाता सुशांत मुखर्जी की इस पर एक खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी पहुंचकर सबसे पहले कानून विकास की समीक्षा की और इसके अलावा वाराणसी में जो विकास कार्य हो रहे हैं उस पर भी समीक्षा बैठक की अधिकारियों के साथ। और उसके बाद रात 9 बजे के बाद जो निर्माणाधीन कार्य हैं केंद्र और राज्य सरकार के, उसका निरीक्षण करने के लिए निकले। और सबसे खास जो एक विकास हो रहा है स्वास्थ्य की दृष्टि से, वो है BHU का ये मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। इस अस्पताल की अगर बात की जाए तो ये अस्पताल बेहद खास है। 430 बेड का ये अस्पताल बनाया जा रहा है, जिसमें 14 जो OT होंगे वो सबसे अत्याधुनिक OT होंगे और BHU में जो ICU की क्राइसिस है उसको पूरा किया जाएगा। 45 ICU बनाए जाएंगे और ये वो मॉडल है अस्पताल का जिस अस्पताल के अंदर हम अभी खड़े हैं। और इसी तरीके का ये अस्पताल होगा, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल होगा 430 बेड का। सभी अत्याधुनिक सुविधाएं यहाँ पर मौजूद होंगी। इसके अलावा ये 6 मंजिला अस्पताल है, हर एक मंजिल पर 6 ICU होंगे और 14 मॉड्यूलर OT होंगे, यानी कि सबसे अत्याधुनिक अस्पताल अब तक का BHU का ये होगा। और इसी का निरीक्षण करने के लिए CM योगी खुद यहाँ पर आए थे और माना जा रहा है कि मार्च से पहले इसका उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी। फिर दिल्ली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ दबंगों की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो एक स्टोर के मालिक को उसी के स्टोर में घुसकर डंडों और लात घूंसों से पीटते हैं और अधमरा कर वहां से चले जाते हैं। पुलिस मामले में केस दर्ज कर जांच में जुट गई है। दबंगई की इन तस्वीरों को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। CCTV फुटेज के फ्रेम में सफेद शर्ट पहने एक शख्स भागता नजर आता है। अचानक उसके सामने एक युवक आता है और उसे जमीन पर पटक देता है और पीछे से आ रहा दूसरा युवक उसे वाइपर से पीटना शुरू कर देता है और फिर शुरू हो जाती है लात घूंसों की बारिश। सामने से एक दूसरा युवक आकर जमीन पर पड़े शख्स पर एक के बाद एक डंडे मारने लगता है। खौफ पैदा करने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके की हैं। दरअसल बुधवार आधी रात को कृष्णा सुपरमार्ट स्टोर के मालिक अमित बत्रा की कार से सिख युवकों की कार को हल्की टक्कर लग गई। कहासुनी के बाद युवकों ने स्टोर मालिक का पीछा किया। खुद को बचाने के लिए स्टोर मालिक अपने स्टोर में घुस गया, लेकिन युवकों ने स्टोर में घुसकर उसे जमकर पीटा। तस्वीरों में आप इन दबंगों की करतूत को देख सकते हैं कि कैसे स्टोर मालिक खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन ये तीनों दबंग उसे संभलने का मौका नहीं देते और स्टोर में रखे सामान के ऊपर गिराकर पीटते जाते हैं। स्टोर मालिक को अधमरा करने के बाद तीनों युवक स्टोर से चले जाते हैं। फिलहाल पीड़ित स्टोर संचालक का महाराजा अग्रसेन अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। DCP वेस्ट मोनिका भारद्वाज का कहना है कि इस मामले में सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सभी आरोपी तिलक नगर इलाके के रहने वाले हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।
उधर उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पुलिस की दिलेरी देखने को मिली। कैसे कुछ पुलिसकर्मियों ने एक बड़े हादसे को अपनी हिम्मत और दिलेरी के दम पर टाल दिया और गांव वालों की जान बचाई, ये देखते ही बनता है। जब आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो एक बार आप भी इन जवानों की दिलेरी को सलाम जरूर करेंगे। ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। इन्हें देखकर आप भी एक बार सिहर उठेंगे। यूपी के कन्नौज जिले के गांव अनिभोज में उस वक्त हंगामा मच गया जब खाना बनाते वक्त सिलेंडर में अचानक आग लग गई। घर में मौजूद महिलाओं ने सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। इसी बीच किसी ने पीसीआर तक खबर पहुंचाई। सूचना पर तुरंत 2 पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच गए। अब जरा इन जवानों की दिलेरी देखिए। पुलिस के इन जवानों ने अपनी जान की भी परवाह नहीं की, क्योंकि आग की चपेट में आए इस सिलेंडर में कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। बावजूद इसके एक जवान अपनी जान का जोखिम उठाकर पहले तो सिलेंडर को डंडे से बाहर खींचता है, फिर रस्सी के सहारे आग लगे हुए सिलेंडर को घसीटते हुए घर से बाहर ले जाते हैं। तस्वीरों में आपको 2 पुलिसकर्मी सिलेंडर घसीट कर ले जाते दिख रहे हैं। दोनों जांबाज पुलिसकर्मी अपनी जान की परवाह किए बिना सिलेंडर को ले जाकर गाँव के बाहर एक कुएं में डाल देते हैं। पुलिस वालों की इस दिलेरी को परिवार और गाँव के लोग सलाम कर रहे हैं। पुलिस वालों ने आग को सिलेंडर को बाहर निकाला, कुआं में डाल दिया। 100 नंबर आई थी मौके पे? जी 100 नंबर आई थी, गांव वालों ने बहुत साथ दिया। इस हादसे में आग बुझाने की कोशिश में घर की एक महिला भी घायल हो जाती है। फिलहाल पुलिस वालों की ये दिलेरी पूरे गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है। नीरज श्रीवास्तव, न्यूज नेशन, कन्नौज। उज्जैन में पुलिस ने 15 अगस्त को ही चोरी की बड़ी वारदात का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से करीब 40 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने लाखों की ज्वेलरी, सोने चांदी के सिक्के, 7 लाख कैश और भारी मात्रा में सामान जब्त किया है। उज्जैन पुलिस ने एक व्यापारी के घर से 1 करोड़ की चोरी के मामले में 6 बदमाशों को पकड़ने और चोरी का माल बरामद करने का दावा किया है। पुलिस ने दावा किया कि उनकी गिरफ्त में खड़े इन 6 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने बदमाशों के पास से करीब 40 लाख रुपए का माल भी बरामद किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से हार, सोने के बिस्किट, सोने की चूड़ियां, अंगूठी, झुमके, सोने की चेन, ब्रेसलेट, सोने चांदी के सिक्के बरामद किए। एक नकबजन गैंग ने काफ़ी तादाद में सोने चांदी के आभूषण, नगद राशि और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन वगैरह चोरी किए थे। चूँकि काफ़ी तादाद में मशरूका इसमें गया था, पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए प्रकरण में जो जानकारी, जो साक्ष्य सामने आए थे, उसके आधार पर एक गैंग को पकड़ा है, जिसमें 6 सदस्य हैं। पुलिस द्वारा इन जो गैंग के सदस्य हैं, इनसे मशरूका लगभग पूरा राशि इसमें बरामद कर लिया है। जो आभूषण हैं वो भी बरामद किए हैं। साथ ही पुलिस ने कीमती घड़ी, लैपटॉप, मोबाइल फोन और 7 लाख कैश भी बरामद किया। दरअसल पुलिस को ये कामयाबी एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मिली। सीसीटीवी की मदद से पुलिस इन बदमाशों तक पहुंच पाई। 15 अगस्त को चोरी की वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब पूरा परिवार इंदौर गया हुआ था। चोरों ने घर से करीब 1 करोड़ के जेवरात और कैश पर हाथ साफ किया था। टीम न्यूज नेशन। तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक बुजुर्ग ने अपनी बहू की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। किस टाइम की हत्या? अंदाजा है 1-2 के करीब। कैसे मारी? चिन्नी से गला कोट के। हाँ जी? चिन्नी से गला कोट के। चिन्नी से? इसकी चिन्नी से। सुना आपने, ये कातिल का कबूलनामा है जो बेबाकी के साथ अपना जुर्म कबूल कर रहा है। इसे कत्ल करने का कोई अफसोस भी नहीं है। हैरान ये कि जिसका इसने कत्ल किया है वो महिला इसी के परिवार का हिस्सा थी। जी हाँ, मेहरचंद नाम के इस शख्स ने अपनी बहू की गला घोटकर हत्या कर दी। लेकिन क्यों, उसकी वजह इसी से सुनिए। बहुत ही मार लड़के को मार दी। किसने मारी? क्यों मारी? कुछ गलती तो हो गई उसकी। जाए मैं अखबार वाला इसलिए पूछ रहा हूं, क्या बात है? अखबार हो गया उसके वजह संबंध से। कत्ल की इस वारदात को सहारनपुर के पिठोरी गांव में अंजाम दिया गया। दरअसल वंदना की शादी सुशील के साथ करीब 10 साल पहले हुई थी, लेकिन शादी के बाद अक्सर पति पत्नी में विवाद होता, इसलिए वंदना अपने मायके चली जाती। वारदात से कुछ रोज पहले ही वो वापस ससुराल आई थी। बुधवार को पति पत्नी के बीच विवाद हुआ। मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने सुशील को हिरासत में ले लिया। इसके बाद मेहरचंद ने हत्या को अंजाम दे डाला। रात में जो है प्रधान ने महिला के संग थाने पे आके तहरीर देके चले गए हैं। वापस अपने जो अलग से जो कोठी बना हुआ है उसमें रह रही थी।
रात में उनके जो 65 साल उम्र के जो ससुर ने इसके कमरे में घुस के इसके साथ जो है इसकी हत्या करना मतलब अभी जांच में आ रहा है। हत्या के बाद आरोपी ससुर थाने पहुंचा और पुलिस के सामने कत्ल की पूरी दास्तां बयां की, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। सहारनपुर से विकास कपिल के साथ टीवी न्यूज़ नेशन। चले बढ़ते हैं आगे। देश के कई हिस्सों में आज जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से जन्माष्टमी उत्सव के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। जयपुर, भोपाल और उज्जैन से आई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे लोग मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बाल गोपाल के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। उज्जैन, जयपुर और भोपाल की ये तस्वीरें हैं, जहाँ मंदिरों में रौनक देखने को मिल रही है। मंदिरों को सजा दिया गया है और आज भक्त मंदिरों में पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रहे हैं। सज गया है कान्हा का दरबार, भक्तों की मनोकामना पूरी करने लगे हैं कृष्ण कन्हैया। मंदिरों में राधे कृष्ण की गूंज। तस्वीरें जयपुर की हैं, जहां पर गोपीनाथ जी मंदिर में लोगों की भारी भीड़ जमा है। अपने प्रभु की झलक पाने के लिए लोग दूर दूर से गोपीनाथ जी मंदिर में आते हैं। बताया जाता है कि मुगलों के आक्रमण से बचने के लिए भगवान कृष्ण की मूर्तियों को वृंदावन से यहाँ लाया गया था। 1819 में नंद कुमार वसु ने मंदिर में प्रतिमूर्ति स्थापित की। यहाँ पर भगवान कृष्ण के साथ राधा और ललिता सखी भी विराजमान हैं। इसके अलावा जानवी ठकुरानी और उनकी सहचरी विश्वेश्वरी की भी मूर्तियाँ इस मंदिर की शोभा बढ़ाती हैं। तस्वीरें जयपुर के सबसे पुराने मंदिर कृष्ण मंदिर गोविंद देव जी की हैं। वृंदावन के बाद सबसे ज्यादा कृष्ण भक्त यहाँ पहुँचते हैं। मान्यताओं के मुताबिक एक बार महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय को सपना आया, जिसमें भगवान कृष्ण ने उनसे उनके महल को मुगल बादशाह औरंगजेब के विनाश से बचाने के लिए किले में उनकी मूर्ति स्थापित करने को कहा। महाराजा सवाई जयसिंह तब वृंदावन से मूर्ति लेकर आए। ऐसा माना जाता है कि ये मूर्ति धरती पर अवतार के दौरान भगवान कृष्ण का प्रतिरूप है। यहाँ आने वाले लोगों की इस मंदिर में गहरी आस्था है। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पर जन्माष्टमी पे बहुत भारी भीड़ होती है। यहाँ लोगों में बहुत श्रद्धा है। गोविंद देव जी जयपुर के आराध्य देव है। यहाँ सभी लोग बहुत ही सहर्ष यहाँ पधारते हैं। भाई मैं तो बचपन से आ रहा हूँ और हमारी मम्मी पापा डेली ऑलमोस्ट आते हैं और जो दिया है इनका ही देन है। तो जयपुर के सेठ बोलते हैं इनको और आराध्य देव हैं ये हमारे जयपुर शहर के। इनके बैठने के बाद जयपुर मेरे को लगता है बना होगा और राजा महाराजा के टाइम से मंदिर है यहाँ पे, तो बहुत ही मान्यता है। जयपुर के राधा दामोदर मंदिर की भी कम मान्यता नहीं है। करीब 500 साल पुराने इस मंदिर में जन्माष्टमी पर लोगों का तांता लगा रहता है। वल्लभ संप्रदाय में 7 स्वरूपों की सेवा है और श्रीनाथ जी का स्वरूप विग्रह सर्वोच्च है। इसी तरह गौड़िया संप्रदाय में भी 7 स्वरूपों की सेवा है और गोविंद देव उनमें प्रमुख हैं। इन 7 स्वरूपों में से 4 गोविंद देव, गोपीनाथ, राधा दामोदर और राधा विनोद जयपुर में विराजमान हैं। काफ़ी समय में ऐसा महसूस हुआ कि हमारी खुद की निजी सेवा होनी चाहिए, तो इसको भांप के उनके जो गुरुजी और उनके चाचा जी थे रूप गोस्वामी जी, उन्होंने राधा दामोदर जी का निर्माण प्रारंभ किया कार्तिक माह में, और वो पूरा हुआ माघ शुक्ला दशमी को। माघ शुक्ला दशमी को उन्होंने दामोदर जीव गोस्वामी जी को बुलाया और प्रातःकाल, और उनको 4 बजे कहा कि आज आपकी सेवा में राधा दामोदर जी की मूर्ति आज से आपके नाम से जानी जाएगी। जयपुर में भगवान कृष्ण के अलग अलग मंदिरों की अलग अलग मान्यताएं हैं। यहाँ के हर राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी पर खासी रौनक रहती है। लाल सिंह फौजदार, न्यूज़ नेशन, जयपुर। उधर उज्जैन में श्री कृष्ण मंदिरों में जन्माष्टमी की धूम है। इस्कॉन मंदिर में पश्चिम बंगाल से आए कारीगर कान्हा के लिए विशेष पोशाक तैयार कर रहे हैं। इसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके लिए ज्यादातर सामान जापान और ऑस्ट्रेलिया से मंगवाया गया है। दिल्ली और मुंबई से मंगवाए गए खास धागों से कढ़ाई का काम भी किया जा रहा है।
भोपाल की अगर बात करें तो यहाँ कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व भक्ति भाव के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। भोपाल की जन्माष्टमी इस बार कुछ खास है क्योंकि यहाँ पर कान्हा नहीं बल्कि गोपियां मटकियां फोड़ती हुई नजर आ रही हैं। तो 20 अगस्त को चंद्रयान चांद की कक्षा में पहुंचा था और 21 अगस्त को चंद्रयान ने चांद की दूसरी कक्षा में प्रवेश किया। इस दौरान चंद्रयान ने चांद की तस्वीर खींचकर भेजी है। चंद्रयान के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह से 2650 किलोमीटर की ऊंचाई से ये तस्वीर ली है। इसरो ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया। उम्मीद की जा रही है कि 7 सितंबर को चंद्रयान का लैंडर चांद की सतह पर उतर जाएगा। तो चांद की पहली तस्वीर जो चंद्रयान 2 से ली गई है और इसरो ने इस तस्वीर को जारी किया है।